हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। तो चलिए हम अपनी क्लास डिस्कशन करते हैं। और हमारी आज की क्लास क्या है, तो ये है आपकी होम मैनेजमेंट। ठीक है, क्या है, तो हम पढ़ेंगे आज होम मैनेजमेंट, जो कि साप्ताहिक प्रहार में होगी आज आपकी पहली क्लास। ठीक है, होम मैनेजमेंट की हम लोगों ने 4 ब्रांच अच्छे से कंप्लीट कर ली। कौन कौन सी, तो टेक्सटाइल, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर न्यूट्रिशन, फिर उसके बाद हमने कंप्लीट की है हेल्थ साइंस, जो कि हमने बहुत अच्छे से की है कंप्लीट। और हमारी जो ये टेक्सटाइल की थी, बहुत अच्छी आपकी जो है क्लास रही। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट भी अच्छा रहा, तो आशा करते हैं आगे भी आप लोग ऐसे ही सहयोग करेंगे। और ये आगे से आप लोगों को क्लास रिकॉर्डेड मिलेंगी। ठीक है, लेकिन एक सभी समय पर मिलेंगी, तो आप लोग जो है क्लास को देख लीजिएगा और अपने जैसे भी सुझाव होंगे उनको हमको बताइएगा। तो होम मैनेजमेंट की जो है साप्ताहिक प्रहार की क्लास नंबर 1 हम देखने चलते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। और 4 ऑप्शन ना हो करके ये प्रश्नोत्तर की तरह रहेंगे, ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो सके। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं होम मैनेजमेंट। ठीक है, होम मैनेजमेंट और गृह प्रबंधन इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, गृह प्रधान का मुख्य कार्य क्या होता है। यानी कि जो होम मैनेजमेंट करता है, वो जो उसका मुख्य रोल किसका होता है और वो क्या कार्य करता है। तो परिवार के संसाधनों का उचित उपयोग करके पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, तो एक अच्छे गृह प्रबंधक। ठीक है, यहाँ पर जो प्रधान, गृह प्रधान लिखा है, इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, तो गृह प्रबंधक। ठीक है, ये आप याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, गृह प्रबंधक से। ठीक है, तो इसके जो है मुख्य कार्य क्या है, तो परिवार के संसाधनों का उचित उपयोग और पारिवारिक लक्ष्यों की पूर्ति करना। यानी कि जो भी संसाधन है उनको बहुत अच्छे ढंग से स्टेबलाइज करके और ढंग पूर्वक जो है सारी चीजें क्लियर करने के बाद अपने लक्ष्यों की पूर्ति करना। नेक्स्ट है, एक आदर्श गृह प्रधान के मुख्य गुण कौन से हैं। तो देखिए, नेतृत्व क्षमता। देखिए, आप गृह प्रबंधक पढ़ते हैं ना, उसके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए, संगठन कुशलता और धैर्य। ये सारी चीजें उसके प्रधान गुण हैं एक गृह प्रबंधक के। वही जो है अच्छी तरह से गृह प्रबंधन का कार्य कर सकता है और अच्छी तरह से गृह संचालन कर पाएगा वो। एक मिनट, हाँ। नेक्स्ट हमारा है, गृह प्रधान की मुख्य जिम्मेदारी क्या होती। तो घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना और संसाधनों का बंटवारा करना। यानी कि जितने भी संसाधन है उनका सही ढंग से बंटवारा करना और घर के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ये गृह प्रधान कह लीजिए, ये गृह प्रबंधन जो भी व्यक्ति करता है, यानी कि गृह प्रबंधक, उसकी ये सबसे ज्यादा मुख्य जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, गृह प्रधान के लिए समय प्रबंधन क्यों आवश्यक है। भाई, कोई भी अगर मैनेजमेंट कर रहा है, चाहे वो होम मैनेजमेंट हो या कहीं अलग जो है अन्य मैनेजमेंट हो, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसको सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने और तनाव को कम करने के लिए वो क्या करेगा, समय प्रबंधन। ठीक है, समय प्रबंधन। इसके अलावा आप कह सकते हैं धन प्रबंधन, इसका भी बहुत ज्यादा अहम रोल होता है, लेकिन यहाँ पर हम समय प्रबंधन की बात कर रहे हैं, तो वो अच्छे से करेगा। फिर नेक्स्ट है, गृह प्रधान की भूमिका में क्या शामिल है। तो देखिए, योजना बनाना, संगठित करना, निर्देशित देना और नियंत्रण रखना, ये सारे गृह प्रबंधक के या फिर उसके कुशल नेतृत्व के क्या है, गुण माने जाते हैं। तभी जो है वो अच्छी तरह से आपके जो है सभी कार्य संपूर्ण ढंग से हो पाएंगे और गृह प्रबंधन या जो भी मैनेजमेंट वो व्यक्ति करेगा उसमें वो पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा। नेक्स्ट आइए, हमारा टॉपिक क्या है, तो हमारा टॉपिक है आयोजन। ठीक है, इसके 3 चरण है, आयोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे आयोजन को, जिसको कहते हैं प्लानिंग। ठीक है, तो गृह प्रबंधन में आयोजन का क्या अर्थ है, तो भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्य की पूर्व योजना बनाना। ये जो है गृह प्रबंधन में योजना का अर्थ है। जो भी हम योजना करते हैं या प्लानिंग करते हैं, तो भविष्य की जो भी आवश्यकताएं हैं उनको हम ध्यान में रखते हुए पूर्व की जो है कार्यों के पूर्व उसकी योजना बनाने ही क्या कहलाता है,
तो आपका ये आयोजन कहलाता है। नेक्स्ट है आयोजन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं। तो जब हम किसी भी चीज का आयोजन करते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, समस्या की पहचान करेंगे कि भाई अगर हम इस चीज को कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत है, अगर कोई समस्या है तो वो क्या है, उसकी हम पहचान करेंगे। फिर विकल्पों का चुनाव, फिर हम देखेंगे कि किस किस तरीके से वो कार्य सही हो सकता है, फिर निर्णय लेंगे और उसके बाद हम क्रियान्वय करेंगे, यानी कि कार्य को करेंगे, उसकी पूर्ति करेंगे निर्णय लेने के बाद। नेक्स्ट आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, तो दीर्घकालीन आयोजन का उदाहरण क्या है। तो बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करना या घर खरीदने की योजना बनाना। ठीक है, ये आपका दीर्घकालीन योजना है। उसी तरह से जैसे आता है अल्पकालीन, जिसमें छोटी छोटी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना, दैनिक कार्यों को करना, है ना, अनेक चीजें दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दीर्घकालीन की जगह क्या हो जाएगा, तुरंत वो चीजें हमें पूरी मिलनी चाहिए, तुरंत हम उनको कर लेते हैं कम समय में, तो आपका दीर्घकालीन योजना नहीं होगा। नेक्स्ट है आयोजन क्यों महत्वपूर्ण है। तो समय और संसाधनों की बचत, लक्ष्यों की बचत और तनाव में कमी। ठीक है, जब हम आयोजन कर लेते हैं किसी न किसी चीज का, तो उसकी प्लानिंग कर लेते हैं तो हमारे समय की भी बचत होती है, संसाधनों की भी बचत होती है, वरना फालतू ला करके हम आस पास इकट्ठा कर देते हैं। तो जब हम पहले से आयोजन किए रहेंगे, प्लानिंग किए रहेंगे कि ये चीजें चाहिए, ये चीजें आवश्यकता है, तो इससे क्या होगा, हम अनर्गल चीजों को अपने आसपास इकट्ठे करने से बचेंगे, आवश्यक चीजों को ही इकट्ठा करेंगे। और उसके बाद क्या होगा, लक्ष्यों की प्राप्ति और तनाव में कमी होगी। जब हमें हमारे लक्ष्य या गोल मिल जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा क्या है तनाव, स्ट्रेस, एक तरह से वो कम हो जाएगा। तो ये आयोजन का महत्वपूर्ण पहलू है। अगर कोई भी कार्य हम पहले करेंगे, उसके पहले आयोजन कर लेते हैं, उसकी प्लानिंग बढ़िया अच्छे से कर लेते हैं, इस तरह से जब हम करेंगे तो वो क्या होगा, हमारे लिए ज्यादा बेनिफिट होगा और हमारे लिए समय और संसाधनों की बचत होगी, लक्ष्यों की प्राप्ति और तनाव में कमी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। आयोजन पूर्व क्यों महत्वपूर्ण है ना, आयोजन को हमने समझ लिया अच्छे से कि किस तरह से हम आयोजन करेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। फिर अगला देखिए पारिवारिक बजट। तो आयोजन क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो जो है हमारे लिए क्या होता है, लक्ष्यों की जो है प्राप्ति और तनाव में कमी के लिए हम करते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, पारिवारिक बजट बनाना किस प्रकार का आयोजन है। तो ये आर्थिक आयोजन या वित्तीय नियोजन है। ठीक है, भाई हम बजट बना रहे हैं तो ये हम आर्थिक या वित्तीय नियोजन करते हैं। ठीक है, बजट के अंतर्गत। फिर अगला ये प्रश्न देखते हैं, नियंत्रण से हम समझेंगे, हमारा टॉपिक क्या है, नियंत्रण। ठीक है, कंट्रोल। तो इसमें देखिए गृह प्रबंधन में नियंत्रण का क्या अर्थ है। भाई नियंत्रण आप लोगों ने पढ़ा, तो नियंत्रण क्या है, नियंत्रण के बारे में समझेंगे। तो योजना के अनुसार कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करना। जब हम सबसे पहले योजना बनाए हैं या आयोजन किया है या प्लानिंग किया है, तो उसके अनुसार हम कार्य करते हैं और उसके बाद उसमें हम आवश्यक सुधार करते हैं। ठीक है, के अनुसार कार्यों का निष्पादन करेंगे कंट्रोलिंग के साथ, यानी कि बिल्कुल एकदम पावरफुल होने के साथ उसी तरीके से काम करेंगे। फिर हम उसमें जो चीजें होंगी, कमियां होंगी, उसको हम सुधार करेंगे। ये हमारा नियंत्रण का अर्थ है, इसी को हम कंट्रोल या नियंत्रण कहते हैं। नेक्स्ट है नियंत्रण प्रक्रिया के मुख्य चरण कौन से हैं। तो देखिए नियंत्रण के मुख्य चरण क्या है, मानक निर्धारण, प्रदर्शन मापना, तुलना करना और सुधारात्मक कार्य। तो ये हमारे क्या है, नियंत्रण की प्रक्रिया के मुख्य चरण है, यानी कि जो हम नियंत्रण कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया के मुख्य चरण क्या है, मानक निर्धारण, प्रदर्शन मापना, तुलना करना और सुधारात्मक कार्य करना। फिर अगला है घरेलू बजट में नियंत्रण कैसे रखा जाता है। तो मासिक खर्चों का रिकॉर्ड रखकर और बजट से तुलना करके। ठीक है, यानी कि हम जो मासिक रूप से खर्च करते हैं उनका रिकॉर्ड रखेंगे, फिर उसके बाद अपनी बजट से तुलना करेंगे। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, घरेलू बजट को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, गुणवत्ता नियंत्रण का उदाहरण क्या है। तो खाद्य सामग्री की ताजगी और स्वच्छता की जांच करना हमारा क्या कहलाता है, गुणवत्ता नियंत्रण कहलाता है। अगला प्रभावी नियंत्रण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्पष्ट मानक, नियमित निरीक्षण और तुरंत सुधार की क्षमता।
ठीक है। इन चीज़ों को करके हम प्रभावी नियंत्रण एक कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अच्छा कंट्रोलर लगा सकते हैं हम अगर स्पष्ट मानक, नियमित निरीक्षण, यानी कि जो मानक रखेंगे उनको भी स्पष्ट रखेंगे, नियमित निरीक्षण करते रहेंगे और तुरंत कोई गलती होगी तो वहाँ पर हम सुधारात्मक रवैया भी अपनाएंगे, तो ये हमारे नियंत्रण के लिए आवश्यक है। अगला है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। तो गृह प्रबंधन में मूल्यांकन का क्या महत्व है? तो योजना की सफलता जानने और भविष्य की योजनाओं में सुधार के लिए हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। भाई किसी भी चीज़ का हम मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि ये कहाँ पर क्या चीज़ें करनी है और कहाँ पर क्या सुधार करना है, ठीक है, किस प्रकार से करना है। तो ये चीज़ है। योजना की सफलता जानने और भविष्य की योजनाओं को सुधार करने के लिए हम क्या करते हैं? मूल्यांकन करते हैं। फिर अगला ये देखते हैं, मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए? तो देखते हैं भाई मूल्यांकन कब किया जाना चाहिए, इसको भाई देख लेते हैं। तो देखिए मूल्यांकन कब करते हैं? योजना के क्रियान्वयन के दौरान और बाद में नियमित अंतराल पर, ठीक है। यानी कि जब कार्य हो रहा हो तब भी बीच बीच में हम मूल्यांकन करेंगे और जब कार्य संपन्न हो जाए तब भी उसके बाद हम एक नियमित, यानी कि जो समय निर्धारित करें उसी निर्धारित समय में, नियमित समय पर और नियमित अंतराल पर, यानी कि बीच बीच में हम उसका मूल्यांकन करते रहें। फिर आत्म मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो भाई अपनी कमियों को पहचानने और प्रबंधन कौशल में सुधार के लिए आत्म मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। फिर मूल्यांकन के प्रकार कौन से हैं? तो आंतरिक मूल्यांकन, बाहरी मूल्यांकन और निरंतर मूल्यांकन, ये क्या है? मूल्यांकन के प्रकार हैं, ठीक है। फिर है सफल मूल्यांकन की विशेषता क्या है? तो वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता और रचनात्मक सुझाव, ये सब क्या होते हैं? सफल मूल्यांकन की विशेषता कहे जाते हैं। फिर अगला है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, यानी कि निर्णय प्रक्रिया। और देखिए ये सारी चीज़ें आपकी ये फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत ही आ जाती हैं, फर्स्ट यूनिट में, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें से प्रश्न घुमा फिरा के बहुत जो है तरीके से बनते हैं, इसीलिए हमने इस तरह से फ्रेमिंग की है क्वेश्चनों की, ठीक है बेटा। नहीं तो अभी तक वन लाइनर फॉर्म में होते थे, लेकिन इसीलिए इसकी फ्रेमिंग की है कि आपका प्रश्न हो जैसे, तो ये आपका टीजीटी में भी काम करेगा, क्योंकि देखिए एक विस्तृत चीज से आप बहुविकल्पी बहुत सारे बना सकते हैं, लेकिन अगर बहुविकल्पी प्रश्न हो और अगर कुछ ज्यादा चीजें ना आती हो, तो अगर चारों ऑप्शन क्लियर नहीं होंगे तो आप उससे बहुत सी लाइन नहीं बना सकते, उसमें आप बहुत से शब्द नहीं लिख सकते। लेकिन अगर लाइन क्लियर होगी तो आप उसमें से बहुत से शब्द लिख लेंगे और उसमें से छोटी चीज भी कर लेंगे, तो एलटी के लिए भी हो जाएगा और ये आपकी टीजीटी परीक्षा के लिए भी जो है महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अगला ये देखते हैं, निर्णय प्रक्रिया में मुख्य चरण। तो समस्या की पहचान, विकल्पों की खोज, मूल्यांकन, चुनाव और क्रियान्वयन, ठीक है, ये निर्णय प्रक्रिया के भी मुख्य चरण हैं। फिर अगला है प्रभावी निर्णय लेने के लिए क्या आवश्यक है? तो पूरी जानकारी, स्पष्ट सोच, विकल्पों का तुलनात्मक अध्ययन, ये जो है प्रभावी निर्णय लेने के लिए आवश्यक है। यानी कि जब हम कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो कितना कामगार हो, भाई निर्णय भी ऐसे नहीं ले लेंगे, प्रभावी भी होना चाहिए। जब हम कोई निर्णय ले रहे हैं निर्णय, तो उसमें क्या हो, जो हमारे लोग हों, घर के लोग हों या परिवार के सदस्य, उसको माने। और अगर किसी भी चीज़ से कंपेयर करें या जैसे तुलना करें तो वो उससे अच्छा निकले, उसमें आप पॉजिटिव रखेंगे थिंकिंग, तो ये सारी चीज़ें होंगी तो क्या होगा, वो निर्णय अधिक प्रभावी आपका हो पाएगा। बेटा आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही होगी, तो बताइएगा अगर इस तरह से समझ में आ रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट है पारिवारिक निर्णयों में किसे शामिल करना चाहिए? तो सभी प्रभावित पारिवारिक सदस्यों को उनकी क्षमता के अनुसार उसमें शामिल करना चाहिए। फिर निर्णय लेने में देरी या नुकसान क्या है? एक मिनट, कहाँ पहुंच गए? बस 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 बस, अगला प्रश्न हमारा है, क्या पढ़ रहे थे? निर्णय लेने में देरी के नुकसान क्या हैं? तो भाई इसको आइए पढ़ते हैं क्या है। तो इसमें क्या होता है, अवसर का चूकना, समस्या का बढ़ना और तनाव में वृद्धि। यानी कि अगर हम किसी भी चीज पर, जैसे घर में ही एक गृह प्रबंधन कर रहे हैं, तो अगर वहां पर कहीं पर अगर हमें आवश्यकता पड़ रही और अगर हम सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो क्या होगा। ये जैसे अभी मान लीजिए आपको कोचिंग करनी है या आपको एटी ग्रेड में फॉर्म डालना है या किस चीज की तैयारी करनी है, तो अगर आप सही निर्णय नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा, अवसर से चूक जाएंगे।
तो आपका क्या होगा, उस प्रकार अवसर से चूकने पर क्या होगा, समस्या बढ़ेगी, और जब समस्या आएगी तो तनाव में वृद्धि होगी। ठीक है, आई होप इस तरह से आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा बेटा। तो ये चीजें हैं। फिर है सामूहिक निर्णय के फायदे क्या हैं, तो बेहतर विचार, अधिक स्वीकारता और जिम्मेदारी का बंटवारा। भाई सामूहिक निर्णय जो लेते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे परिवार के सदस्यों की सहमति होती है, अनेक चीजें और होती हैं, तो जिसमें जो है क्या होगा, आप अकेले नहीं लेंगे और सबकी स्वीकारता होगी और जिम्मेदारी का बंटवारा हो जाएगा, और ये निर्णय थोड़ा सा विस्तारित हो जाएंगे और सब लोगों की जो है सोच से मेल खाते हुए रहेंगे, तो आपको ये चीजें आसान लगेंगी। ठीक है, ये आपका फायदा हो जाएगा कि बेहतर विचार, भाई सब लोगों के विचार रखे जाएंगे, सभी को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। अगला आइए हम देखते हैं, आपकी जो है टॉपिक क्या है, लक्ष्य, गोल या ऑब्जेक्टिव। ठीक है, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी पढ़ाई, ठीक है, या आपने जो भी लक्ष्य बना रखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गृह प्रबंधन में लक्ष्य निर्धारण क्यों महत्वपूर्ण है, तो दिशा प्रदान करने, प्रेरणा बढ़ाने और प्रगति मापने के लिए हम गृह प्रबंधन में लक्ष्य निर्धारण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो गृह प्रबंधन में लक्ष्य निर्धारण हम करते हैं, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, दिशा प्रदान करना, प्रेरणा बढ़ाने और प्रगति मापने के लिए हम लक्ष्य निर्धारण करते हैं। जब हमारा लक्ष्य निर्धारित हो जाएगा तो एक दिशा मिल जाएगी हमको, और प्रेरणा भी मिलेगी हमको कि जब थोड़ा सा चीजें कर लेंगे तो हमें जो है और मोटिवेशन मिलता है। प्रगति को मापने के लिए भी ये अच्छा रहता है। फिर लक्ष्य के प्रकार कौन कौन से, तो अल्पकालिक, दीर्घकालिक और मध्यकालिक, जो अभी बताया जा रहा था है ना। अल्पकालिक जो दैनिक मर्रा रोजमर्रा की चीजें होती हैं, ठीक है, ये छोटे छोटे जो कार्य दैनिक रूप से हम कर लेते हैं वो हमारा अल्पकालिक लक्ष्य हो जाएगा। और दीर्घकालिक में क्या आएगा, जो अभी हमने पढ़ा था, जैसे कॉलेज की फीस हो गई, बच्चों को अपने पैरों पे खड़े करना, घर बनाना या कहीं जमीन वगैरह लेना, ये आपका दीर्घकालिक लक्ष्य हो जाएगा। मध्यकालिक लक्ष्य जो है ये आपके मध्यकालिक लक्ष्य भी होते हैं। फिर है स्मार्ट क्या है, ठीक है, SMART क्या है, तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट हो जाएगा। फिर है मेजरेबल यानी कि मापने योग्य, ठीक है। फिर है आपका अचीवेबल यानी कि प्राप्त करने योग्य, ठीक है, अचीवेबल हो गया। फिर आपका आता है रेलेवेंट यानी कि प्रासंगिक हो गया। फिर है टाइम बॉन्डिंग यानी कि समयबद्ध, ठीक है। ये चीज क्या है, आपका स्मार्ट लक्ष्य का अर्थ है, ठीक है, SMART या स्मार्ट लक्ष्य का उद्देश्य। S से मतलब स्पेसिफिक, B से मेंसुरेबल, फिर है आपका A से क्या हो जाएगा, अचीवेबल, फिर R से हो जाएगा रेलिवेंट, फिर आपका T से हो जाएगा टाइम बॉन्डिंग, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, पारिवारिक लक्ष्य का उदाहरण क्या है, तो स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, ये पारिवारिक लक्ष्य का उदाहरण है। फिर इसके बाद लक्ष्य निर्धारण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो पारिवारिक संसाधन, व्यक्तिगत क्षमता और समयावधि, इन सब चीजों को ध्यान में रख करके ही लक्ष्य निर्धारण करना चाहिए, ठीक है। भाई हमने लक्ष्य निर्धारण करना है तो हम पारिवारिक संसाधन भी देखेंगे कि हमारे पास संसाधन है ही नहीं, हम जुटा ही नहीं सकते किसी हालत में, और हमने अपना लक्ष्य निर्धारण कर लिया, तो ये भी नहीं करना है। व्यक्तिगत क्षमता भी आंकनी होगी, समयावधि भी नापनी होगी। नेक्स्ट है आपका वैल्यू यानी कि मूल्य, ठीक है। आइए मूल्य के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या है। देखिए गृह प्रबंधन में मूल्यों का क्या महत्व है, तो निर्णय लेने में, मार्गदर्शन और पारिवारिक एकता बनाए रखने में क्या होता है, तो मूल्य जो है एक प्रकार से अहम भूमिका निभाते हैं। फिर है पारिवारिक मूल्य क्या है, तो वे सिद्धांत और विश्वास जो परिवार के व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करती है, ठीक है। ये क्या होता है, पारिवारिक मूल्य है क्या, वे सिद्धांत और विश्वास जो पारिवारिक या परिवार के व्यवहार और निर्णयों को प्रभावित करता हो, वो क्या कहलाता है, पारिवारिक मूल्य कहलाता है। फिर है मूल्य संघर्ष का समाधान कैसे करें, तो खुली चर्चा, समझौता और प्राथमिकता तय करके, ठीक है। ये आपका क्या है, मूल्य संघर्षों का समाधान हो जाएगा।
फिर अगला देखते हैं, आधुनिक युग में पारंपरिक मूल्यों को कैसे बचाएं। ठीक है, बस आइए देखते हैं भाई, पढ़ते हैं। मूल्य आधारित निर्णय का उदाहरण क्या है? तो ईमानदारी को प्राथमिकता देते हुए व्यापार में नैतिक तरीके अपनाना, ये मूल्य आधारित निर्णय का उदाहरण है। फिर है आता है मानक की बात आती है भाई, स्टैंडर्ड की। इसको भी जब हम पढ़ेंगे, लक्ष्य मूल्य स्तर, तो हम इसको बिना पढ़े नहीं रह सकते। ठीक है, क्या मानक यानी कि स्टैंडर्ड क्या है, हर चीज के मानक क्या है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आइए देखते हैं भाई, गृह प्रबंधन में मानक का क्या अर्थ है? तो गुणवत्ता और प्रदर्शन का वह स्तर जिसे प्राप्त करना वांछित है। ठीक है, गुणवत्ता और प्रदर्शन का वह विस्तार जिसे प्राप्त करना वांछित है, ये गृह प्रबंधन में मानक का अर्थ है। फिर जीवन स्तर और जीवन मानक में क्या अंतर होता है? तो ये जीवन स्तर वर्तमान स्थिति है, जीवन मानक वांछित लक्ष्य है। ठीक है, अगला है मानक निर्धारण के कारक कौन कौन से? ठीक है, मानक निर्धारण के कारक कौन कौन से हैं? तो देखिए, यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? पारिवारिक आय, सामाजिक स्थिति और जो है शिक्षा और मूल्य। ठीक है, मानक निर्धारण के कारक, पारिवारिक आय हो जाएगी, ये भी भाई हम किसी भी चीज को मानक रख रहे हैं, हमारी अगर वो आय के अंतर्गत नहीं है, बजट में नहीं है, तो हम कैसे उसको कर सकते हैं? तो इसलिए हम सबसे पहले आय देखेंगे। फिर हमारी सामाजिक स्थिति क्या है? ठीक है भाई, हम कोई भी मानक निर्धारित कर रहे हैं तो हमारी समाज में क्या इज्जत है, क्या हमारा वहाँ पे सोसाइटी में क्या चीज़ें हैं, तो इनका निर्धारण भी जरूरी है। फिर शिक्षा और मूल्य, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मानक निर्धारण के कारक। ठीक है, अगला ये सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जरूर कि क्लास कैसी लगी और हमारा प्रयास कैसा रहा। ठीक है, अगला स्वास्थ्य मानक का उदाहरण क्या है? संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। फिर ये मानक बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो नियमित निरीक्षण, संसाधनों का उचित प्रयोग और निरंतर प्रयास, ये मानक बनाए रखने के लिए अत्यंत नितांत आवश्यक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है गृह प्रबंधन की परिभाषा। आइए देखते हैं गृह प्रबंधन की परिभाषा। तो गृह प्रबंधन की परिभाषा क्या है? तो परिवार के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपलब्ध साधनों का नियोजित उपयोग आपका क्या कहलाता है? गृह प्रबंधन। फिर संसाधन का अर्थ क्या है? तो वे सभी संसाधन जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं, जैसे समय, धन, शक्ति। ठीक है, संसाधनों का क्या अर्थ है? वे सभी संसाधन जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं, जैसे कि समय, धन, शक्ति। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? टाइम मैनेजमेंट, फिर मनी मैनेजमेंट, फिर जो है आपका क्या है? एनर्जी मैनेजमेंट। ठीक है, शक्ति या ऊर्जा, जो भी कह लीजिए आप लोग। ठीक है, फिर अगला है कार्य सरलीकरण क्या है? फिर है कार्य को आसान, तेज और कम थकाने वाला बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्य सरलीकरण। एक मिनट, ठीक है, चलिए फिर आइए देखते हैं।
ये देख लेते हैं क्वेश्चन। कार्य सरलीकरण क्या है? ठीक है, कार्य को आसान, तेज और कम थकाने वाला बनाने की प्रक्रिया। फिर कार्य अनुसूची क्या है? तो दिन, सप्ताह या माह के कार्यों की संबद्ध योजना। फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रश्न गतिविधि विश्लेषण क्या है? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गतिविधि विश्लेषण क्या है? तो किसी कार्य के प्रत्येक चरण का विस्तृत अध्ययन। ठीक है, जब हम उसको विस्तृत रूप से या विस्तारित रूप से उसका अध्ययन करेंगे तो हमारा गतिविधि विश्लेषण कहलाता है। फिर अगला प्रश्न है समय गति अध्ययन का क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु समय की बचत करना। ठीक है, कार्य गति अध्ययन का क्या उद्देश्य है? यानी कि जो हम कार्य गति अपने कार्य करते समय जो गति करते हैं उसकी गति का अध्ययन हम करेंगे। किस लिए? कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए और समय की बचत के लिए। जैसे कोई एक मानक रखते हैं तो हम जो है उसको निर्धारित उसके लिए टाइम रख देते हैं या निर्धारित चीज़ें कर देते हैं कि ये इतने मिनट या इतने घंटे में हो जाएगा। फिर पारिवारिक जीवन चक्र क्या है? तो परिवार की स्थापना से लेकर समाप्ति तक के विभिन्न चरण। ठीक है, वो क्या होते हैं? तो आपके परिवार की स्थापना से लेकर की समाप्ति तक के विभिन्न चरण हैं जो कि आपके विगुलों ने भी दिए हैं। तो इनको भी हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से जो है आपके जीवन चक्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे कि प्राथमिक आ जाएगा, द्वितीयक आ जाएगा, तृतीयक आ जाएगा। तो किस प्रकार से प्राथमिक जैसे आपका स्थापत्य काल कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है ऊर्जा प्रबंधन का क्या अर्थ होता है? तो शारीरिक और मानसिक शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करना। ठीक है, यानी कि ऊर्जा प्रबंधन या जो है कह लीजिए आपका एनर्जी मैनेजमेंट, वो कब आएगा? जब आप क्या करेंगे, कोई इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करेंगे ही नहीं, भाई नहीं कर रहे हैं तो हमारी ऊर्जा बच रही, तो वो नहीं करना है आपको। शारीरिक और मानसिक शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग। ठीक है, हम क्या करेंगे? बुद्धिमानी से उसका प्रयोग करेंगे। जैसे कि बताया मार्विन मुंडेल जी ने कार्य सरलीकरण। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या था? जैसे गतियों को नापा गया, चाल को नापा गया। ठीक है, तो उसमें क्या था कि कम जो है किचन में ही जैसे कोई दायरा ऐसा बना लेना है कि कम चाल। ठीक है, तो जो कहाँ पर क्या चीज़ें चलनी है, किस तरह से करना है। जैसे कि आप गैंट चार्ट का प्रयोग करते हैं, गति आप पैरों की गति नापते हैं, सुई धागा है ना, और जो है पिन चार्ट की वजह से जो गैने चार्ट आपका बनता है। तो ये इस तरह से कई चीज़ें हैं। इनमें सब में क्या होता है कि शारीरिक और मानसिक शक्ति बच जाती है आपकी। भाई मेंटल प्रोसेस भी लगते हैं, आप जितनी फिजिकली आप प्रोसेस करते हैं उतनी ही मेंटली प्रोसेस लगते हैं, तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। तो आपका बुद्धिमानी से आप उन चीज़ों का प्रयोग करके आप ऊर्जा प्रबंधन अच्छे से कर सकते। देखिए इसी तरह से शब्दों को जोड़कर हमको लिखना होगा। और देखिए हम फिर बता रहे हैं कि एक बहुविकल्पी से अगर मान लीजिए चारों ऑप्शन आपके क्लियर नहीं तो एक बहुविकल्पी से आप 2-4 लाइन नहीं लिख सकते हैं, और तो आपका दोनों तरीके से हो जाएगा वो। और जब आप 1-2 लाइन का प्रश्न पढ़ लेते हैं तो वो तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही, और अगर बहुविकल्पी प्रश्न उससे बन रहा है तो आप वो कर ले जाएंगी। और इस तरह से क्या होगा, दोनों चीज़ों की तैयारी आपकी थोड़ा बहुत होती रहेगी। तो आगे से हम इसी तरह से पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, वैसे भी 1 लाइनर फॉर्म में होते थे, लेकिन इस तरह से जो है थोड़ा सा प्रश्न उत्तर के माध्यम से करेंगे। तो जो है आप LT की तैयारी करेंगे, मेंस की प्री मान लीजिए निकालेंगे तो आपको वहाँ पर लिखना होगा। और देखिए धरना प्रदर्शन फलाना ढमका से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 1 साल पहले ही ये सूचना दे दी गई थी कि जब भी परीक्षा होगी प्री और मेंस में लिखित परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कुछ होने वाला नहीं है हमारे आपके कहने से। तो इससे अच्छा है कि उसको हम अपनी एनर्जी को अच्छी जगह पर इस्टेब्लिश करें। ठीक है, और उसको मेहनत से पढ़ें, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तो ये ऊर्जा प्रबंधन भी हो जाएगा। आइए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है गृह अर्थशास्त्र क्या है? तो घरेलू संसाधनों का आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये आपका घरेलू अर्थशास्त्र कहलाता है। फिर है प्रबंधकीय प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से? ठीक है, प्रबंधकीय प्रक्रिया के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं?
तो जब हम किसी भी चीज़ का प्रबंधन करने लगते हैं तो ये आपका आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन, ठीक है। जब विस्तारित चीज़ें देखेंगे तो ये सारे स्टेप उसमें देखने को मिलेंगे। वैसे तो मुख्य जो है 3 होते हैं, लेकिन आयोजन, संगठन, क्रियान्वयन, नियंत्रण और मूल्यांकन तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इस तरह से जैसे-जैसे विस्तारित करेंगे चीज़ों को, उतने ही चरण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए फिर इस तरह से हमारी आज की क्लास समाप्त हुई। सब लोग जो है ज़रूर बताइएगा, ज़रूर से ज़रूर जो भी क्लास देखे तो कृपया करके क्लास पूरी पढ़ लें और इसके बाद आप हमें अपने जो है सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम साप्ताहिक प्रहार को, जैसे ही साप्ताहिक प्रहार की हर ब्रांच जो भी हमारी नज़र में है वो कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद हम एलटी का जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू कर देंगे। चाहे भले ही कम कम पढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, लेकिन लगातार आखिरी दम तक जुटे रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग ये साप्ताहिक प्रहार कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा और अभी हम टेलीग्राम में डाले दे रहे हैं, ठीक है बेटा। टेलीग्राम में जो क्लास पढ़ाई थी चलिए फिर हमारी जो क्लास यहीं पर एंड होती है, ठीक है बेटा। तो सब लोग जो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, इसीलिए हम जो है बता रहे हैं कि किस किस तरह से क्या करना है। चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।